Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is natural resources. In the previous video we had discussed about the water cycle. So our next cycle is nitrogen cycle. So let's start with the cycle. आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट अवेलेबल है? 78% अवेलेबल है. ठीक है, नाइट्रोजन मेक्स 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर and part of many molecules found in other important compounds such as alkaloid and urea too. यूरिया में भी ये फाउंड होता है, ठीक है, एंड एल्कलॉइड्स में भी ये फाउंड होता है. एंड ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. सो दिस नाइट्रोजन हैव टू कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म. ठीक है, और वो कौन सी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. इन यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है. सो इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द N2 फॉर्म, इन दिस फॉर्म, एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट एबल टू टेक द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. ठीक है, सो इनको क्या करना पड़ेगा? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा. और नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. ये इनकी यूजेबल फॉर्म होती है. व्हाट आर दे? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. सो जब ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे देन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इनको यूज कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द साइकिल. ये जो पूरा का पूरा नाइट्रोजन है, देखो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि नाइट्रोजन 78% अपने सराउंडिंग में अवेलेबल है और इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में ख़त्म क्यों नहीं हो रही, वो वापस कहाँ से आ रही है? तो इसको हमें समझना है. इसके लिए जो साइकिल है वो हमें समझनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि आपके इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की परसेंटेज कॉन्स्टेंट कैसे है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आपको पता है एटमॉस्फेयर में कौन सी फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है? N2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है. एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट एबल टू यूज इन दिस फॉर्म. सो इसके लिए इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आते हैं. कौन आते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. दे कन्वर्ट N2 इंटू अमोनिया फॉर्म. ठीक है, कैसे होगा? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं? में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये फाउंड होते हैं लेग्म्यूस प्लांट में. लेग्म्यूस प्लांट कैसे होते हैं? जो पीस के जो प्लांट होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर, जैसे ये सपोज करो रूट्स है, इन रूट्स के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स. इस तरह से तो इन नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं. और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, दैट इज NH3. यहाँ देखो ये कन्वर्ट हो गया NH3 में. ठीक है, क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने इस N2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? NH3 में. और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्म्यूस प्लांट. आफ्टर दैट अब ये जो अमोनिया है ये किस में आया है? सोइल में आया है, क्योंकि ये जो रूट्स हैं किस में है? सोइल में. तो जब राइजोबियम बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेगा तो वो सोइल में ही तो रहेगा. ठीक है, जब ये सोइल में आपके पास अमोनिया आ गया, आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट्स. एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये यूजेबल फॉर्म आ गई. इस यूजेबल फॉर्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं. तो ये जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कौन यूज़ करेगा इसको? प्लांट्स यूज़ करेंगे. अमोनिया तो इसने यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो ऐसे तो यूज़ कर नहीं सकता. तो ये अमोनिया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद एक उसको कौन ले लेगा? प्लांट्स ले लेगा. प्लांट्स में क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया. अब प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं. तो एनिमल्स उनको खा लेंगे. खाने के बाद जो एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे उनके एक्सक्रीटा में क्या होगा? एमोनिया होगा. तो वो एमोनिया फिर से सॉइल में आ जाएगा. और सॉइल में आने के बाद फिर से ये प्रोसेस होगा और कुछ अमाउंट में जो नाइट्रेट्स है किधर चले जाएंगे? डीनाइट्रिफिकेशन होगा. डीनाइट्रिफिकेशन यानी ये नाइट्रेट जो फॉर्म बनी है ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, या हम बोल देंगे एलिमेंटल
एलिमेंटल नाइट्रोजन में। समझ में आया? क्या हुआ? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उन्होंने क्या किया, इस नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन आफ्टर दैट ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुए, देन आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, एंड दिस नाइट्रेट टेकन बाय द प्लांट्स, एंड फ्रॉम द प्लांट्स it transfer to the animal, and by the excretion of the animal it again goes to the soil, and soil से फिर से ये प्रोसेस चलेगा और कुछ अमाउंट में डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो नाइट्रेट्स है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एलिमेंट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या रहती है, फिक्स रहती है। जो मैंने पूरा प्रोसेस बोला है ये आपको यहाँ नोट डाउन करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हम इक्वेशन की फॉर्म्स में लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और किसकी प्रेजेंस में, राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो NH3 है ये किस में कन्वर्ट होगा, NO2 माइनस में, और NH3 किस में कन्वर्ट होगा, NO3 माइनस में। या हम ऐसे लिख सकते हैं, NH3 पहले NO2 में गया, फिर NO2 से वो किस में कन्वर्ट होगा, NO3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो NO3 है इसको कौन ले लेगा, प्लांट्स ले लेंगे, और फिर वो प्लांट से किस में जाएगा, एनिमल में जाएगा, और एनिमल से फिर से किस में जाएगा, सॉइल में जाएगा, और इस तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहेगा। अब देखिए ये जो नाइट्रेट है और ये अमोनिया है किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में, और नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में, यहाँ। तो इसको इससे में कन्वर्ट करने का और अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन कर रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इधर भी ये लिखोगे, नाइट्रीफाइंग, एक सेकेंड, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन के एरो के ऊपर भी क्या आ जाएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इधर भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, पूरा लिखना है इसको। अब ये इक्वेशन लिखनी कहाँ है, तो सबसे पहले आप लिखोगे ये जो यहाँ तक लिखा हुआ है यहाँ तक तो सेम लिखोगे, बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इज नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया एंड विच आर प्रेजेंट इन द लेग्म्यूज प्लांट, रूट नड्यूल्स ऑफ द लेग्म्यूज प्लांट, ये पूरा लिखोगे। आफ्टर दैट आप यहाँ हेडिंग डालोगे अमोनिफिकेशन। क्या हेडिंग डालोगे, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के नीचे जो भी अमोनिफिकेशन का प्रोसेस है वो लिखोगे। क्या लिखोगे, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया atmospheric nitrogen converted into ammonia, this process is known as ammonification and reaction is, इसकी रिएक्शन क्या है, ये वाली रिएक्शन लिखोगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, क्या हेडिंग डालोगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वाली, मतलब कि अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, ये हेडिंग डाल के आप नीचे क्या लिखोगे, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड नाइट्राइट्स इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और उसकी ये दोनों इक्वेशंस लिख दोगे। आफ्टर डैट आप लिखोगे कि नाइट्रेट्स goes into the plants, nitrates taken by the plants and plants and animals take the nitrogen from the plants, and by the excretion of the animal it goes into the ammonia goes into the soil and the process is continuous. After that उसके बाद आप क्या लिखोगे, असिमिलेशन हेडिंग डालोगे। क्या हेडिंग डालोगे, असिमिलेशन। अब असिमिलेशन के नीचे क्या लिखोगे, ये जो नाइट्रेट है NO3 माइनस, ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन में, और किससे, डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है, डीनाइट्रिफिकेशन। असिमिलेशन भी डाल सकते हो, वरना आपकी बुक में असिमिलेशन मेंशन नहीं है तो आप इसकी जगह डीनाइट्रिफिकेशन डाल सकते हो। क्या डालोगे, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में आप ये लिख दोगे कि ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
सो वन नेक्स्ट साइकिल इज ऑक्सीजन साइकिल। आपको पता है आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21% है, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन जो हमारे इन्वायरमेंट में है ऑक्सीजन इस फॉर्म में है और ये ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये और कहाँ से आती है, इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड इन द ऑक्साइड मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ भी ये फाउंड होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। अब वो ऑक्साइड मेटल्स के हो सकते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, कार्बोनेट के हो सकते हैं, सल्फेट के हो सकते हैं, नाइट्रेट्स के एंड अदर मिनरल्स के हो सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो इन्वायरमेंट में 21% कॉन्स्टेंट है, ये किसकी वजह से है, ये इस साइकिल की वजह से है। सो लेट्स स्टार्ट द साइकिल। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, O2 के फॉर्म में है, और ये ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो हम ऑक्सीजन को तो ब्रीथ इन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, साथ में वाटर भी निकलता है। अब वाटर कहाँ से निकलता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, यानी कि आपको पता है प्लांट्स को शो करते हैं, ट्रांसपिरेशन को शो करते हैं, यानी कि वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से ये वाटर आ गया। अब दोनों किस में यूज़ होते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ठीक है, क्या देते हैं ये, ग्लूकोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब ये ऑक्सीजन तो डायरेक्ट किस में चली जाती है, एनवायरनमेंट में, यानी कि एटमॉस्फेयर में चली गई है, ठीक है, यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल गई। कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह से लिखते हैं, C6H12O6, यानी कि ये एक तरह से क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये क्या होता है, फूड होता है, तो यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड भी प्रिपेयर हुआ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रिपेयर हुआ है और ऑक्सीजन भी मिली है, जिसमें से जो ऑक्सीजन है वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है इसको कौन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, और वो क्या शो करते हैं, रेस्पिरेशन शो करते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कौन यूज़ कर लेता है, फोटोसिंथेसिस, एंड फिर से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चली जाती है। तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। अगेन आपको ये पूरा लिखना है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है इसको। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन साइकिल, ठीक है। आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। जो कार्बन है वो हमारे एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे रहती है। तो आपको पता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ करते हैं। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, इसके बाद ये प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, यहाँ देखो फोटोसिंथेसिस हम भी लिखी थी थोड़ी देर पहले, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर, यही मिलता है, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में चली जाती है, इस कार्बोहाइड्रेट को कौन खाते हैं, प्लांट, एनिमल्स खाते हैं। ये किस में प्रिपेयर होती है, प्लांट्स में प्रिपेयर होती है, और प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे। तो एनिमल्स के अंदर कौन आ जाएगा, एनिमल्स के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये एनिमल है, इन एनिमल को कौन खाएगा, दूसरे एनिमल्स खाएंगे, मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं हर्बीवोरस एंड दिस इज द कार्निवोरस, या हम ये बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर एंड दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस खाएगा। हर्बीवोरस क्या खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे, और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा। और अब ये जो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, ये सब क्या शो करते हैं, रेस्पिरेशन शो करते हैं, और रेस्पिरेशन में आपको पता है क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये क्या रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे, किस, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ है इसमें से भी थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, तो ये भी इन्वायरमेंट में चलेगी। अब देखिए ये जो एनिमल है, ये दोनों, ये क्या करेंगे, इनका डीके तो होगा ही, मरेंगे तो सही है, इनकी डेथ तो होगी, तो इनकी क्या हो गई, डेथ। एक बार मैं कार्निवोरस और हर्बीवोरस को इरेज कर रही हूँ।
ठीक है, इनकी क्या होगी, डेथ होगी। प्लांट्स की भी डेथ होगी, होती है ना, तो यहाँ से अब इनकी डेथ हो गई। अब डेथ होने से इनकी बॉडी से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। अब आपको पता है प्लांट से क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, और एनिमल से भी क्या बनते हैं, फॉसिल्स बनते हैं। पता है ना सबको, जो प्लांट्स होते हैं वो दबते चले जाते हैं नीचे, से उनके ऊपर सॉइल की लेयर आ जाती है और हजारों सालों बाद क्या बनते हैं, फॉसिल बनते हैं। अब ये फॉसिल बन गए, ठीक है, मैं ये रिएक्शन भी इरेज कर रही हूँ। अब जब ये फॉसिल बन गए तो इनकी क्या होगी, बर्निंग होगी। मतलब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न ही तो करते हैं, बट जैसे कि पेट्रोल हो गया, ठीक है, यहाँ एग्जांपल लिख सकते हैं, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस हो गई, ये सब क्या है, हम इनको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद ये क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से किस में चली जाएगी, इन्वायरमेंट में। तो यहाँ हम लिख देंगे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए एनिमल से भी क्या बन रहे हैं, फॉसिल बन रहे हैं। अब फॉसिल फिर से बर्न होंगे और क्या रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से भी मैं लिख सकती हूँ बर्न एंड देन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, यस कर सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब आप बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या इसके अंदर सनलाइट की बोल रही हूँ मैं, क्या इसके अंदर मैंने सनलाइट शो करी है, नहीं करी। इस रिएक्शन के लिए क्या नेसेसरी है, सनलाइट नेसेसरी है। और क्या नेसेसरी है, क्लोरोफिल नेसेसरी है, जो कि सिर्फ किसके पास है, प्लांट के पास है। इस रिएक्शन में ना तो क्लोरोफिल है ना सनलाइट है, तो इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, H2CO3, ठीक है। इसको इरेज करो, यहाँ तक बात हो गई। अब ये क्या बना दिया इन्होंने, H2CO3। अब ये आयनाइज होगा, अपने आप आयनाइज होगा, और किस में टूटेगा, ये H+ एंड CO3- में। अब ये क्या करेंगे, ये जो CO3- टूटा है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, दैट इज CaCO3। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। अब लाइमस्टोन क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होने से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी विथ वोल्केनिक इरप्शन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में। तो ये आपका पूरा कार्बन साइकिल है। एक बार देखो ध्यान से, दोबारा देखो, इसमें क्या बोला, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, और ये किस में जाएगी, प्लांट्स में जाएगी। इन कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा, प्लांट्स लेगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस शो करेगा, देन ये जो फूड प्रिपेयर कर रहा है उस फूड को कौन लेगा, एनिमल्स लेंगे, दैट इज हर्बीवोरस। और इन वालों को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दैट इज कार्निवोरस। और फिर ये दोनों क्या शो करेंगे, रेस्पिरेशन शो करेंगे, और रेस्पिरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। अब इनकी डेथ भी हो गई, डेथ होने से ये फिर से क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। और इनसे एनिमल से क्या बनता है, फॉसिल भी बनता है, और फॉसिल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और प्लांट से भी क्या बनता है, फॉसिल्स बनता है, और फॉसिल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, H2CO3 जो आयनाइज हो जाएगा, and then it reacts with the calcium and form the limestone, and then when the limestone melts it release the carbon dioxide with the volcanic eruption and it goes into the cycle, ठीक है। So this is the carbon cycle. Let's start with another topic, that is greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ग्रीन हाउस क्या है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने ये जो बनाया है इस तरह की स्ट्रक्चर, ये क्या है, ग्लास की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ग्लास की। ग्लास का इस तरह से एक होम बना दिया, हाउस सा बना दिया, और इसके अंदर क्या रख दिया, प्लांट रख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है यानी कि हीट आ रही है। अब हीट अंदर तो आ गई,
लेकिन ये ग्लास का जो हाउस बना हुआ है ये क्या करेगा, इस हीट को बाहर नहीं जाने देगा। मतलब हीट इनकमिंग तो होगी लेकिन आउटगोइंग नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया, आउटगोइंग नहीं होगी। मतलब हीट अंदर तो आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही, यानी कि हीट अंदर ट्रैप हो गई। तो हीट अंदर ट्रैप हो गई और बाहर भी नहीं निकल रही, तो क्या अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? यस, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ गया अंदर का, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, और जब अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये जो बनाया इस पूरे को क्या बोला, ग्रीन हाउस। और ये अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। अब ये करते क्यों हैं, स्पेशली विंटर्स में करते हैं। विंटर्स में ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और अगर उनको सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे। और विंटर्स में प्लांट को इतनी अच्छी सनलाइट नहीं मिल पाती, तो इसके लिए ये एनक्लोजर सा बना देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हीट अंदर आ जाती है। ठीक है, और ये इजीली ग्रो कर पाता है। सो अब नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं सॉरी इसी का ही पार्ट है। हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द ग्लास एंड द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीजेज एंड हायर देन आउटसाइड। समझ में आया। एंड फिनोमिना यूज टू क्रिएट द इनक्लोजर वेयर ट्रॉपिकल प्लांट्स कुड बी केप्ट वार्म ड्यूरिंग द विंटर, सच इनक्लोजर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेज। इस इनक्लोजर्स को क्या बोला है, ग्रीन हाउस बोला है। एंड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेज। अब इसी फिनोमिना को अगर हम अर्थ पर अप्लाई करें कि अर्थ पर अगर गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा, तो जो अर्थ है बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। मेनली जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगी, इसका मतलब कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और जब कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, किसके कारण, इस ग्रीन हाउस गैस के कारण, विच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द green house gas, and increase in the concentration of carbon dioxide leads to the more heat and leads to the global warming. So this is the greenhouse effect. In this chapter we have studied about the cycles and water pollution, air pollution, soil pollution. These three pollution are discussed in the chapter, and also we have discussed about the cycles. कौन कौन से cycles पढ़े, ऑक्सीजन साइकिल and carbon cycle, nitrogen cycle and water cycle, and after that we had studied about the greenhouse effect. तो इन सब साइकिल्स को और पोल्यूशंस को जो भी हमने पढ़े हैं आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है और अच्छी तरह से लर्न करना है, बहुत इजी सा ही है। ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल में अगर आपको साइकिल लर्न है पूरा तो आप इजीली अपने आप बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल, इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।